नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के एमए फाइनल के कंपलसरी पेपर शोध पद्धतियों के सामाजिक शोध के विभिन्न सोपान नामक विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सामाजिक शोध की जो प्रकृति वैज्ञानिक होती है, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि शोध का मुख्य लक्ष्य होता है वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति, सामान्यीकरण करना तथा नियमों का प्रतिपादन करना। इस हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक शोध भौतिक विज्ञानों की तुलना में अधिक व्यापक है। इसकी जो सफलता है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता सुव्यवस्थित सुचिंतित रूप से वैज्ञानिक कार्यविधि के प्रमुख चरणों को ध्यान में रख के ही शोध में आगे बढ़े। इसमें एक निश्चित क्रम से एक चरण से दूसरे चरण में और दूसरे से तीसरे चरण में, इसी प्रकार तीसरे से चौथे चरण में क्रमानुसार विभिन्न चरणों में होते हुए आगे बढ़ा जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें पहला चरण, दूसरा, तीसरा एक सीढ़ी की तरह ऊपर चला जाता है, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। सामाजिक शोध के चरण के बारे में यदि हम चर्चा करें तो विभिन्न शोध वैज्ञानिक हैं, उनका अपना अलग अलग मत है। सबसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं अगस्त कॉम्टे को, जिसने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का उल्लेख किया है और बताया है कि विषय का चुनाव सर्वप्रथम, फिर अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, फिर तथ्यों का वर्गीकरण, फिर तथ्यों का परीक्षण और नियमों का प्रतिपादन। ये एक सामान्य चरण है, लेकिन हम यदि सभी विद्वानों के द्वारा बताए गए शोध के विभिन्न चरणों को समेकित करें तो हम सामाजिक शोध के सोपान के रूप में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें समस्या या विषय का चुनाव करना होता है। उसके बाद उस समस्या और विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना होता है, यानी कि जो समस्या हमने चुनी उससे उपलब्ध साहित्य, जिसमें सभी प्रकार की पुस्तकें, ज्ञानकोश, अप्रकाशित शोध प्रबंध, अभिलेख इत्यादि। फिर तीसरा चरण होता है इकाइयों का निर्धारण, फिर चौथा होता है प्राकल्पना का निर्माण, पांचवा होता है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण और छठा होता है सूचनादाताओं द्वारा चुनाव। सातवीं की चर्चा करें तो हमें अध्ययन प्रविधि का निर्माण करना होता है। फिर उसके बाद तथ्यों का अवलोकन, संकलन, संपादन, संकेतन, वर्गीकरण करना होता है। फिर तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन करना होता है और अंत में सामान्यीकरण व नियमों का प्रतिपादन करना होता है। आज के अध्याय में हम पहले इन 6 जो चरण हैं क्रमबद्ध तरीके से इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करें तो हमारे सामने आता है समस्या का चुनाव। यह सामाजिक शोध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए हमने स्वाभाविक रूप से सबसे पहले लिया है। देखिए, जब तक अध्ययन कार्य आरंभ ही नहीं हो सकता जब तक कि हमारे दिमाग में उस विषय या समस्या से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं हो। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि दिमाग में उठने वाला प्रत्येक विचार या कल्पना शोध का विषय नहीं हो सकती। फिर तो हम उसके बारे में कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी उस समस्या को आकार देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस विषय से संबंधित तथ्य हैं क्या नहीं है, या उसको हमें आगे कार्यान्वित करने के लिए वैज्ञानिक प्रविधि को काम में लेते हुए तथ्यों का संकलन किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। इस शोध कार्य की समय सीमा क्या होगी, क्या इसकी जो हम कंक्लूजन निकालेंगे, जो नियम बनाएंगे, जो निष्कर्ष निकालेंगे, उनकी उपयोगिता है कि नहीं है। अन्यथा क्या होगा कि हमारा सारा, यदि हमने चुनाव ऐसी समस्या का कर लिया
जो इन सब चीजों से परे है, तो फिर श्रम और साधनों का अपव्यय होगा। इसलिए विषय स्पष्ट होना चाहिए कि ताकि उसे हम एक निश्चित समयावधि में पूरी कर लें। विषय का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। नंबर 3, विषय से संबंधित शोध उपलब्ध हैं, किंतु उन अन्य शोध कार्यों की के ध्यान में रखते हुए आपका जो विषय चुनाव है वो मौलिक होना चाहिए। दूसरी क्या है, महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उपलब्ध प्रविधियों की सहायता से शोध कार्य किया जा सकता है या नहीं। अर्थात कि हम ऐसी विषय चुन लें जिसके लिए हमें उपयुक्त प्रविधियां ही नहीं हो, तो फिर हम परिणति तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण कि जिनकी विषय की जो समस्या है, यदि हमने ऐसा विषय का चुनाव कर लिया या समस्या का चुनाव कर लिया जिसके लिए प्रामाणिक तथ्य एकत्रित नहीं कर पाएंगे और जिसकी सामाजिक स्रोत की दृष्टि से कोई उपयुक्तता नहीं होगी, तो हमें ऐसे तथ्यों का चुनाव नहीं करना चाहिए। तो नट एंड सेल में बात करते हैं कि हम अपनी शोध की समस्या या शोध के विषय का चुनाव, जो हमने पॉइंट बताए हैं, उनके ध्यान रखते हुए करना चाहिए। अगली स्लाइड पे आते हैं, इसका है उपलब्ध साहित्य की समीक्षा। उपलब्ध साहित्य का अध्ययन शोधकर्ता को नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति कराता है। इससे जहां उसे अपने क्षेत्र से संबंधित निष्कर्षों एवं परिणामों का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है, साथ ही उसे ये मालूम पड़ता है कि ज्ञान के क्षेत्र में कहाँ रिक्तियां हैं, कहाँ निष्कर्षों में विरोध है और कहाँ अनुसंधान की पुनः आवश्यकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि शोधकर्ता इसके माध्यम से अध्ययन विषय के संबंध में ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह उचित प्रश्न कर सही समस्या का समाधान कर सकता है, सूचना एकत्रित कर सकता है। दूसरा, शोध कार्य में हमें पता चल जाता है पहले से किए हुए कार्यों से कि अब हमने जो शोध विषय का चुनाव किया है उसके लिए कौन सी पद्धतियां उपयोगी रहेंगी, कौन सी प्रविधियां उपयोगी रहेंगी। नेक्स्ट, कि इसके माध्यम से हमें अवधारणाओं को समझने में सहायता मिलती है। साथ ही एक विशेष कि हमें यह पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में यह शोध कार्य पहले से ही उपलब्ध है, तो हम उनके माध्यम से, उपलब्ध साहित्य के माध्यम से शोध कार्यों के दोहराव से बच जाते हैं और साथ ही हमें उन विषयों से भी, पहलुओं पर भी ध्यान देने का अवसर मिल जाता है जिस पर अन्य शोधकर्ता ने पूर्व में ध्यान नहीं किए थे। नट एंड सेल में कहें कि इससे शोधकर्ता अपनी समस्या के चयन, उद्देश्यों के निर्माण, उपयुक्त अनुसंधान विधि के चयन, आवश्यक उपकरण के निर्माण और शोध कार्य की सही दिशा प्राप्त करता है। इसके माध्यम से शोध कार्य अधिक व्यवस्थित होता है। अब अगले चरण पे आते हैं, इकाइयों का निर्धारण। ये भी एक महत्वपूर्ण चरण है जिसके अंतर्गत हमें इकाइयों का निर्धारण करना होता है और उन इकाइयों को स्पष्ट परिभाषित करना होता है। ये ध्यान रखा जाए कि जो आपकी इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, वो आपके अध्ययन से संबंधित होनी चाहिए। इकाइयों को पूर्णतः स्पष्ट और सुपरिभाषित होना आवश्यक है। साथ ही जो अध्ययन की इकाई हम लें वो सरल होनी चाहिए। जैसे हमने कोई श्रमिक ले लिया, शिक्षित ले लिया, शहरी ले लिया, ग्रामीण ले लिया, जो कैटेगरी हो स्पष्ट हो। अध्ययन के लिए हमने इनमें से किसी इकाई का उपयोग करें तो उसे एक सही तरीके से परिभाषित करना आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा कि कोई शोधकर्ता और सूचनादाता इसके अलग अलग अर्थ निकालेंगे, जिससे ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी जिनका हमारे शोध कार्य में कोई सहयोग तो होगा नहीं,
बल्कि वो बाधक ही होंगी, और साथ ही हमारी जो शोध कार्य की वस्तुनिष्ठता है वो भी समाप्त हो जाएगी। अतः इकाइयों को ठीक से निर्धारित और स्पष्ट परिभाषित करना आवश्यक है। अगले चरण पे आते हैं, जो एक महत्वपूर्ण चरण है, अकल्पना का निर्माण। देखिए, शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष बनाता है जो उसके शोध का आधार होता है। अर्थात सर्वप्रथम हम अपने मस्तिष्क में कल्पनाओं का निर्धारण करते हैं। कल्पना एक ऐसा निष्कर्ष है जिसे सही नहीं मान लिया जाता, बल्कि वास्तविक तथ्यों व आधार पर उसकी पुष्टि की जाती है कि ये सत्य है अथवा असत्य। यह सोच समस्याओं के जो अनुमानित समाधान या प्रश्नों के संभावित उत्तर होते हैं, जिनकी बाद में जांच, विश्लेषण या परीक्षा की जाती है। कल्पना शोध कार्य को एक दिशा देती है, शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है, और इसकी सहायता से जो आपका शोध कार्य है वो दिशाहीन होने से बचता है। कल्पना के माध्यम से शोधकर्ता को ये पता होता है कि हमें क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ देना है। वस्तुतः एक बात हमें यहाँ ध्यान रखने की है कि सभी प्रकार के शोधों में प्राकल्पना का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जैसे कि अन्वेषणात्मक शोध में अध्ययन के प्रारंभ में सामान्यतः परिकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता, वो शोध परिणाम के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। इस तरह से प्राकल्पना एक ऐसा सामयिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की परीक्षा शेष होती है। शोध के द्वारा प्राकल्पना की परीक्षा की जाती है। प्राकल्पना को अध्ययन समस्या के रूप में उभरे प्रारंभिक विचार का वैज्ञानिक रूप माना जा सकता है। अब आते हैं हम अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। देखिए, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण जो शोध विषय की प्रकृति के अनुसार ही होता है। इसके अंतर्गत हमें देखते हैं, शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता को अपने जो अध्ययन क्षेत्र की सीमाएं हैं, जैसे भौगोलिक है, कितनी बड़ी जगह को उसने लिया है, किस तरह की जगह को लिया है, जनसंख्यात्मक वितरण कैसा है, अन्य आधार कैसे हैं, उसका निर्धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जो फील्ड वर्क में जो लगे हुए लोग, अन्वेषक का ध्यान प्रयत्न उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है। एक महत्वपूर्ण बात और, अध्ययन का क्षेत्र न तो छोटा होना चाहिए न अधिक बड़ा होना चाहिए। ज्यादा छोटे अध्ययन क्षेत्र के आधार पर उपयोगी निष्कर्ष निकालना कठिन होता है, वह ज्यादा बड़े क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर यदि हम काम करें तो शोध कार्य निश्चित समय में पूर्ण करना मुश्किल होता है। अगले चरण की बात करें, सूचनादाताओं का चुनाव। देखिए, शोधकर्ता अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क करके और तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं। यदि अध्ययन क्षेत्र सीमित हो तो क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसे संगणना विधि कहते हैं, यानी सेंसस मेथड कहा जाता है। किंतु यदि विधि के द्वारा अध्ययन में काफी समय साधन लग जाता है, अतः अध्ययन के लिए निर्देशन विधि या प्रतिचयन विधि अर्थात सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा समग्र प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है, और इन इकाइयों को भी निदर्शन या प्रतिचयन की निश्चित विधि द्वारा चुना जाता है। अर्थात मान लीजिए कहीं हमने एक शोध विषय का चयन किया और उचित चयन तक होते हुए हम सूचनादाताओं के रूप में हमें चयन करना है। वहां की जनसंख्या है 1,00,000, तो हमें वहां पर 10%, 20% जो है इकाइयों के रूप में हमें चयन करना पड़ेगा, क्योंकि इन निर्देशन के रूप में चुने गए लोगों से जो प्राप्त तथ्य होंगे उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा, वह संपूर्ण अध्ययन पर लागू होगा। इसीलिए निर्देशन के रूप में सामान्यतः 10%, 20% या अध्ययन क्षेत्र के सीमित होने पर इससे भी कुछ अधिक इकाइयों का
चुनाव किया जाता है। हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। धन्यवाद। आगे हम अन्य जो चरण है शोध के, किस प्रकार हम तथ्यों का संकलन करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी को बनाएंगे और अवलोकन करेंगे, संपादन करेंगे, तथ्यों का विश्लेषण विवेचन करते हुए नियमों का प्रतिपादन करेंगे। धन्यवाद।